तो आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 12th एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे। उसमें से पहली प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.1 पार्ट ए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। आप जानते हैं किसी चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एसआई यूनिट्स में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं 1/4πε0 और चार्ज को साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर फॉर्मूला है, इसमें चार्ज को साइन के साथ में रखेंगे। अब यहाँ जो चार्ज दिया हुआ है ये है पॉजिटिव, डिस्टेंस दी है उस पॉइंट चार्ज से 9 सेंटीमीटर, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये तो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है, चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁷, वो भी एसआई यूनिट्स में ही है, और डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10⁻⁻²। इसको बस आपको सॉल्व करना है, 9 कैंसिल आउट हो रहा है, 10 की पावर्स को रीअरेंज करना है। ये ऊपर जाएगा तो 11, 11 माइनस 7 मतलब 4, यानी आंसर आपका आएगा 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये पहले पार्ट का आंसर। फिर पार्ट बी में कह रहे हैं हेंस ऑब्टेन द वर्क डन in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? तो पोटेंशियल का यदि हम पूरा फॉर्मूला लिखें तो हमको उसे ऐसा लिखना चाहिए, किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसका वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। और यदि Q नॉट को हमने लाया होगा इन्फिनिटी से पॉइंट P पर, तो Q नॉट के लिए यदि वर्क डन ये है तो इसे Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इंस्टेड Q नॉट को कैरी किया है और ये वर्क डन है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाई वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा करने से हमको P पर पोटेंशियल मिलता है। तो इस पार्ट बी में हमसे ये पूछा हुआ है एक्चुअली, वर्क डन इन ब्रिंगिंग मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो ये फाइंड आउट करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा इस वर्क डन के लिए, इस वर्क डन के लिए चार्ज जो कैरी किया, चार्ज किसको कैरी किया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये हो गया आपका वो टेस्ट चार्ज। और उस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल कितना था तो वो हमने अभी फाइंड आउट किया 4 इंटू 10⁻⁴, उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो Q नॉट है ये तो टेस्ट चार्ज है, और वो जो चार्ज दिया हुआ था हमें 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, वो था सोर्स चार्ज। ये होगा सोर्स चार्ज। उस सोर्स चार्ज से यहाँ हमें पोटेंशियल पता था, कितना आया था वो 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, यानी यूनिट चार्ज को कैरी करने का वर्क डन ये है। तो इसमें बस मल्टीप्लाई करना है उस टेस्ट चार्ज का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ गया, ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁵, और ये आंसर आएगा किसमें, एसआई में काम कर रहे हैं, जूल में आंसर आएगा। तो 8 इंटू 10⁻⁵ जूल, ये पार्ट बी का आंसर है। अब यहाँ पूछा था हमसे डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर, वो पाथ के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और इसलिए ये वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। Any arbitrary infinitesimal path can be resolved into two perpendicular displacements, one along r, another along perpendicular r. The work done corresponding to the later will be 0. इसका मतलब आया समझ में आपको, इसका मतलब आया आपको समझ में कि कोई भी इनफाइनाइटसिमल पाथ, छोटा सा कोई पाथ है, मान लो dr, सपोज ऐसा है वो, तो इसके हम कंपोनेंट्स करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, और इसके लिए वर्क डन, अब क्योंकि ये रिजॉल्व हो गया है dr, तो इसकी बात नहीं करना है। अब ये दो होंगे इसके कंपोनेंट्स, और फील्ड है मान लो इस तरह से एक्ट कर रही है,
फील्ड है ऐसी, और ये है वो हमारा पाथ। तो उसके जब कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इसके लिए तो क्या आना है, उसने जीरो ही आना है, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये यदि फील्ड या फोर्स है तो इस डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग तो वर्क डन जीरो होएगा, आएगा सिर्फ इसके लिए। तो रीजन इसका ये होता है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इतना कहने से भी काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू चार्जेस 3 into 10 to the power -8 कूलम and -2 into 10 to the power -8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero. हमको दे रखा है एक सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस का, जिसमें से एक चार्ज है 3 into 10 to the power -8 कूलम और दूसरा चार्ज है -2 into 10 to the power -8 कूलम। सेपरेशन चार्जेस के बीच की दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमको इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो रिगार्ड करना है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और हमको पता करने हैं वो पॉइंट्स जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। तो कौन कौन सी बातें ध्यान में आनी चाहिए, वो ये कि यदि ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस होते, हमको दे रखा है एक 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव यदि होते दोनों चार्जेस, तो फिर जीरो पोटेंशियल का पॉइंट हमको मिलता ही नहीं। ये अनलाइक चार्जेस हैं और सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस के लिए ही हमें जीरो पोटेंशियल के पॉइंट्स मिलते हैं। और ऐसे दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, एक मिलता है इनसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस और एक होता है आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। अब यदि ये ऑब्जेक्टिव में आता है कभी आपको, तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, x बराबर एल अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू प्लस -1। और इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है वो ध्यान से सुन लें। x क्या होती है, x होती है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल फ्रॉम द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। जैसे इन दोनों में से अभी स्मॉलर कौन सा है, ये वाला, तो इससे हमें डिस्टेंस मिलेगी। इसको मैं लिख लेता हूं एक्स आई, आई मतलब इनसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये है मान लो वो पॉइंट जीरो पोटेंशियल का। अब यहाँ पोटेंशियल क्यों जीरो हुआ होगा, जितना पोटेंशियल इसने प्रोड्यूस किया यहाँ पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल इसने प्रोड्यूस किया होगा यहाँ। और दोनों पोटेंशियल्स ऑपोजिट साइन वाले हैं, इक्वल भी यदि हो गए तो यहाँ नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट एक अंदर मिलता है और एक पॉइंट मिलता है कहीं बाहर, कहीं बाहर। और ये जो डिस्टेंस एक्स लिखी हुई है, ये है डिस्टेंस कहाँ से, छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज से। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता है, ये पॉइंट है एक्स, तो एक ये पॉइंट जीरो पोटेंशियल का, एक जीरो पोटेंशियल का ये पॉइंट। इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड जो पॉइंट है उसके लिए लगाएं जब ये फॉर्मूला, तब यहाँ प्लस साइन लेना है। तो ऊपर क्या आएगा 15 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्जेस को बगैर साइन के सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों कूलम में है और साइन लेना नहीं है, तो कैपिटल क्यू मतलब ये होगा स्मॉल क्यू, यहाँ आएगा 3/2 + 1। और इसमें तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये भी एक नंबर ही है। तो ये कितना बना, ये बना 5/2, तो 15 × 2/5, 5 3 = 15, यानी ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हो सकता है उस ऑब्जेक्टिव में, इनके भी सॉल्यूशन में, ये जो इनसाइड पॉइंट है इसकी डिस्टेंस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अभी ये देखते हैं ये इसको कैसे सॉल्व किया इन्होंने। पर 9 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि वो लार्जर मैग्नीट्यूड के चार्ज से वो डिस्टेंस बता रहे हैं, इसलिए ये आई है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली ये कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन है 15। ये 6 आया है तो ये आएगा 9 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर ये हुआ इनसाइड पॉइंट के लिए। फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, तो माइनस साइन के साथ सॉल्व करना है, यहाँ माइनस लेना है अब आपको। एल इज 15 सेंटीमीटर, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, वो कितना होगा 3/2 -1, मतलब ये बचेगा हाफ, यानी ये हो गया कितना होगा, हाफ से ये रेसिप्रोकेट होकर ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस मिल गई हमको स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज से। इस वाले चार्ज से डिस्टेंस, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जीरो पोटेंशियल का 6 सेंटीमीटर पर,
और एक मिलेगा कहीं बाहर 30 सेंटीमीटर से। पर इससे डिस्टेंस पूछी होती तो वो 15 और उसमें जोड़ देते 45 हो जाती। इस तरह शॉर्ट फॉर्मूला लगाकर ऑब्जेक्टिव तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब मान लो आपको इसे बोर्ड एग्जाम में लिखकर बताना है कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया, तो वो सॉल्यूशन यहाँ एनसीईआरटी में दिया है, आपने उसको पढ़ा होगा। ये सब बातें आप जानते हैं। लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये है मान लो वो पॉइंट, इन्होंने इसी को बना लिया एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस पर इसके कोऑर्डिनेट्स बोले हुए हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, मतलब इन्होंने इसे ओरिजिन बना लिया है, इस वाले पॉइंट को, इसको ओरिजिन बनाया है, लिखा ही है वो। इसको मान लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और जीरो पोटेंशियल के पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स जीरो, मतलब ये डिस्टेंस हो गई है एक्स। ये 15 सेंटीमीटर उनके बीच की सेपरेशन है, चार्जेस के बीच की। तो बस अब पॉइंट चार्ज का हमको फॉर्मूला लगा देना है। पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, या पूरा लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ऐसा होता है। और ये फॉर्मूला आता ही तब है जब हम पोटेंशियल को जीरो रिगार्ड करते हैं इन्फिनिटी पर, तब ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो x जो है वो हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पोटेंशियल है जीरो। अब क्या करेंगे, इससे पोटेंशियल फाइंड करेंगे, इस वाले चार्ज से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और दोनों को ऐड करके जीरो कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन। इससे क्या होगा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, और ये x किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इंटू 10⁻⁻2 कर दिया, ये हुआ -2 इंटू 10⁻⁸। अब इस फॉर्मूले में साइन के साथ में चार्ज को रखना है, और ये डिस्टेंस यदि x है तो ये 15 - x हो जाएगी, 15 - x इंटू 10⁻²। यहाँ गड़बड़ हो सकती है, और आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। अपना शॉर्ट फॉर्मूला जो था उससे आंसर आया था हमारा, इससे कितना आया था वो 6 सेंटीमीटर। तो यदि आप शॉर्ट फॉर्मूला लगाकर ये निकाल लेते हैं तो भी ये बतला सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब यदि बात करें किसकी, बाहर वाले पॉइंट की, फिर से ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ कहीं होगा वो बाहर पॉइंट, और उसकी यदि डिस्टेंस निकालनी है तो फिर दोनों से पोटेंशियल्स निकालकर ऐड करके उसे जीरो से इक्वेट करेंगे। 3/x - x - 15 इक्वल्स टू 0। ये कहाँ गया, ये तो ट्रांसपोज होकर जीरो हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 45 सेंटीमीटर के बराबर, और यही आंसर अभी हमको उस शॉर्ट फॉर्मूले से भी मिले थे। अब आगे क्या लिखा हुआ है ये और पढ़ लेते हैं। Thus, electric potential is 0 at 9 centimeter and 45 centimeter away from the positive charge on the side of negative charge. On the side of the negative charge. Okay. Note that the formula for potential used in the calculation required choosing potential to be 0 at infinity. वो मैं पहले ही बता चुका आपको कि पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो हम लगा ही इसीलिए पा रहे हैं कि इन्फिनिटी पर हमने पोटेंशियल को जीरो रिगार्ड किया है, उसे रेफरेंस बनाया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिगर्स बिलो ए एंड बी शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। पार्ट ए गिव द साइंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू एंड वीबी माइनस वी ए। तो फिगर में यहाँ दो पॉइंट चार्जेस शो किए हुए हैं, यह है पॉजिटिव चार्ज और यह है नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव की फील्ड लाइंस होती हैं रेडियली इनवर्ड। हमको इसका साइन बताना है, वीपी माइनस वी क्यू, ये दो पॉइंट शो किए हुए हैं, पी पर पोटेंशियल और क्यू पर पोटेंशियल, उसका डिफरेंस हमको बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। और इसी तरह ए और बी के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल होता है वो आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, यानी पोटेंशियल आर से होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू साइन के बगैर वो कम होती चली जाएगी। पर यह भी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है और नेगेटिव से नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है।
तो यदि आपको इसका साइन पता करना है Vp माइनस वी क्यू का, तो ऐसा सोचेंगे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। मतलब यदि यहां पोटेंशियल है +15 वोल्ट, तो यहां +5 वोल्ट होगा। और Vp माइनस वी क्यू जब निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल ऐसा ही यहां सोचना है। नेगेटिव से नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, तो दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल्स तो नेगेटिव होंगे। मतलब जैसे यहाँ है -15 वोल्ट और यहाँ है -5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिक्रीज तो हो रहा है पर वो नेगेटिव साइन के साथ डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि वो बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। और हमको बताना है Vb माइनस Va का साइन, तो फिर से वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इसी बात को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आपने पढ़ा भी होगा। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। ये प्रॉपर्टी लगा दें सीधे, तो यहां पर ये है फील्ड लाइंस, तो फील्ड की डायरेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी Vp इज ग्रेटर देन Vq, यानी ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इसी तरह इसकी फील्ड लाइंस होती हैं टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब कौन ज्यादा होगा, B ज्यादा होगा, और Vb माइनस Va वो आएगा पॉजिटिव साइन के साथ में। तो इजीली ये इस तरह सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हमसे, फिर जाना पड़ेगा पार्ट बी में। क्या बोला है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B, Q एंड P, A एंड B। तो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो हमको याद आना चाहिए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आपको याद दिलाता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। और इस फॉर्मूले में चार्जेस को साइन के साथ में सब्सटीट्यूट करते हैं। अब इस केस की जब बात होगी, पॉजिटिव चार्ज की जब बात हो रही होगी, तब ये बन जाएगा सोर्स चार्ज। यहां जो दो चार्जेस रखे हुए हैं इनमें से एक है सोर्स चार्ज और एक वो नेगेटिव चार्ज जिसके बारे में बात हुई है, वो हो जाएगा Q2। और साइन के साथ सब्सटीट्यूट जब करेंगे तो यहां एक माइनस साइन आने लगेगा, इस फॉर्मूले में यहां एक माइनस साइन आने लगेगा। तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और R के साथ में डिक्रीज होती है, जैसा वहां पोटेंशियल में हमने किया था, जैसा हमने पोटेंशियल में किया था। तो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की जब बात करेंगे, दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ में और R से होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। ये आइडिया यदि आप लगाते हैं तो P और Q के पोटेंशियल एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं, आराम से वो कंपेयर हो जाएंगी। अब यहां पर जो होगी पोटेंशियल एनर्जी UP, और यहां जो होगी वो है UQ, वो R के साथ डिक्रीज हो रही है और माइनस है, डिक्रीज हो रही है और माइनस है, यानी यहां यदि -15 जूल है तो यहां है वो -5 जूल। क्या देख रहे हैं हम, माइनस में है और डिक्रीज हो रही है। और हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था पोटेंशियल एनर्जी A पर और Q और P पर, Q और P पर। तो Q आपको दिख रहा है ज्यादा है, P कम है, तो ये डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये हमने बता दिया, Q और P के बीच पोटेंशियल एनर्जी को जब कंपेयर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब फाइंड करेंगे, तो वो कैसा मिलने वाला है, वो मिलने वाला है हमें पॉजिटिव। अब यही बात इसके लिए होती तो क्या होता, इस फॉर्मूले में ये जो सोर्स चार्ज है वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, और R से तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो पॉजिटिव होती है पोटेंशियल एनर्जी ऐसे सिस्टम की, और R के साथ में डिक्रीज होती है। तो कैसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पर यदि वो है +25 जूल, पॉजिटिव तो है ही, और R के साथ डिक्रीज हो रही है, यानी ये +15 जूल होगी फॉर एग्जाम्पल। ये +25, ये +15, और हमको पता लग रहा है कि A पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो साइन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ
इन बातों को ध्यान में रखते हुए। तो इसको मैं रब करता हूं, आगे अगली बात करते हैं। अगले में क्या बोला हुआ है देखते हैं। पार्ट सी की बात करनी है अब हमें। तो पार्ट सी में गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्यू से पी तक मूव करने में वर्क डन बाय द फील्ड का हमको साइन बताना है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को जब कैरी करेंगे कहां से कहां, क्यू से पी, तो ये है मान लो वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो फील्ड का फोर्स कहां आएगा, फील्ड का फोर्स आएगा अवे, क्योंकि ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर फोर्स आएगा उसके ऊपर आउटवर्ड्स। और हमको उसे मूव करना है कहां से कहां, क्यू से पी, इसको इधर मूव करना है। और फील्ड ने जो वर्क डन किया वो हमको फाइंड करना है। अब इधर मूव करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया होगा फोर्स, और इधर ही होगा डिस्प्लेसमेंट। पर हमको वर्क डन किसका निकालना है, वर्क डन निकालना है हमको बाय द फील्ड। तो फील्ड का फोर्स इधर क्यू ई वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन फाइंड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू ई इंटू डी आर इंटू कॉस 180, कॉस 180 माइनस होता है, यानी वर्क डन होगा नेगेटिव। तो ये सी पार्ट का आंसर हुआ। और फिर डी में क्या बोल रहे हैं, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब एक नेगेटिव चार्ज को यहां रख दिया और इसको बी से ए यदि मूव करेंगे, बी से ए मूव करने में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। अब फील्ड का फोर्स कहां आएगा इसके ऊपर, फील्ड का फोर्स आएगा अवे, क्योंकि यह है फील्ड का डायरेक्शन। फील्ड से ऑपोजिट फोर्स आता है नेगेटिव चार्ज पर। और जब ए से बी मूव करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर होगा। ये जो फोर्स लग रहा है ये फील्ड का फोर्स है, ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है यदि उसे अनएक्सेलरेटेड ले जा रहे हैं। और बी से ए लाने में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी हमको बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ होगा। ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स जो मैंने दिखाया है, इन दोनों की डायरेक्शन एक है, तो एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस जीरो 1 होता है, यानी ये वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर है। पार्ट ई में डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अब बी से ए एक नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज यदि यहां रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यदि यहां रखेंगे तो इस चार्ज सोर्स चार्ज का उस पर आएगा रिपल्शन। और बी से ए यदि वो मूव कर रहा है तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सोचें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसमें जो आंसर्स दिए हुए हैं इसको तो आप रीड कर ही लेंगे, यही सब बातें इसमें भी बोली गई होंगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल 2.4, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D as shown in figure below. Part A, find the work required to put together this arrangement. Part B, a charge Q naught is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at its corners. How much extra work is needed to do this? तो ऐसा एक सिस्टम हमको असेंबल करना है और हमको फाइंड करना है वर्क डन इन असेंबलिंग सच अ सिस्टम ऑफ 4 charges which are situated at the vertices of a square of side D. तो मैं आपको याद दिलाता हूं, इसको पहले हम शॉर्ट मेथड से करते हैं फिर इसको समझते हैं। इसमें भी डिटेल में समझाया हुआ है बुक में आपकी। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है, यही हमको चाहिए। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी इस सिस्टम को असेंबल करने में। इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और वही होगी वर्क डन के बराबर। और 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, इसको इंटरैक्शन एनर्जी भी कहते हैं। वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर ये 4 चार्जेस हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो करना क्या पड़ेगा, हमको निकालनी पड़ेगी इंटरैक्शन एनर्जी। 1 और 2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी 1 3 1 4
2 3 2 4 और 3 4। इस तरह 6 टर्म्स आएंगी, उन सबको ऐड अप करके वर्क डन निकल आएगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको उसे क्या करना पड़ेगा हमको। हमें चाहिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि इन्फिनिटी पर उसे हमने ज़ीरो रिगार्ड किया है, तो इन्फिनिटी पर ज़ीरो रिगार्ड करें तो यही होगी पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सटर्नल एजेंट ने किए हुए वर्क डन के बराबर होगी। और इसमें कितनी टर्म्स आने वाली हैं, 6। पहली 1 2, जैसा यहाँ बताया आपको, 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, ये 3 टर्म्स, फिर 2 3 2 4, 2 3 2 4, और फाइनली आ जाएगी फिर 3 4। अब ये निकालें पहले U12, मतलब इन दोनों चार्जेस की इंटरेक्शन एनर्जी, वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। तो कितनी होगी वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हर टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, इसको बाहर लिख देते हैं, और फिर हर बार इन दोनों चार्जेस और ऐसे ही 1 3 1 4 2 3 हर एक में चार्जेस का प्रोडक्ट लेते जाएंगे और उसके डिस्टेंस से उसे डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या होगा, ये Q है, ये माइनस Q है, यानी यहाँ आएगा माइनस Q स्क्वायर, और सेपरेशन कितनी है, D के बराबर। फिर 1 3 की बात करेंगे, तो चार्जेस का प्रोडक्ट तो होगा Q स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ, और ये सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन है D√2 के बराबर। उसके बाद बात करेंगे 1 3 की, 1 3 हो गया है, 1 2 1 3 हो गया, 1 4, इसकी बात करें तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन D, ये आएगा। अब बात करनी है 2 3, 2 3 यानी माइनस Q स्क्वायर अपॉन D, 2 3, फिर 2 4, 2 4 में फिर प्लस साइन के साथ आएगा Q स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन डायगोनल, मतलब D√2। कितनी टर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5, एक टर्म और बची है, ये 2 4 निकाला अभी हमने। अब करना है हमें 3 4, 3 4 में क्या हो जाएगा, ये माइनस Q स्क्वायर, इसको हटाना पड़ेगा प्लस को यहाँ से, माइनस Q स्क्वायर अपॉन D के बराबर। तो इस तरह ये सब टर्म्स आएंगी, और इन सबको हमें ऐड अप करना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब ये और ये दोनों टर्म्स हैं एडिटिव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सब का एडिशन होने पर, इन दोनों का एडिशन होने पर क्या आएगा, 2Q स्क्वायर अपॉन D√2, और फिर ये टर्म्स सभी नेगेटिव हैं, तो -4Q स्क्वायर अपॉन D, ऐसा ही हो जाएगा। और अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही, Q स्क्वायर बाय D कर देते हैं इसमें से कॉमन, Q स्क्वायर अपॉन D, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/√2 यानी √2, यहाँ आएगा 4। अब इसको आप चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं दोनों को, माइनस साइन कॉमन लेकर, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन D, और अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 4 माइनस √2। तो इस तरह से हम इस सिस्टम को असेंबल करने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है या जो वर्क डन हुआ है एक्सटर्नल एजेंट का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, दूसरे पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि यदि इन चारों चार्जेस के प्रेजेंस में, इनको कॉर्नर्स पर फिक्स रखा हुआ है, और एक चार्ज Q0 यदि कैरी होता है, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। इसके लिए आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद आना चाहिए। यदि यहाँ पोटेंशियल निकाल लिया जाए VE पर, पोटेंशियल में Q0 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि VE क्या है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसमें यदि Q0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ हमको पोटेंशियल निकालना है। अब ये चारों पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, तो मैं निकालता हूँ E पर नेट पोटेंशियल। इससे आप देख रहे हैं हर चार्ज से ये पॉइंट सिमेट्रिक है, मतलब डिस्टेंस चारों की बराबर है, कितनी है, D/√2, D/√2, हर एक चार्ज से डिस्टेंस। पर ऊपर जो चार्जेस का एडिशन है Q, फिर ये -Q,
फिर ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, फिर सब तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो साफ तौर पर यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। और पोटेंशियल यदि जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। इस तरह इसको जस्टिफाई कर सकते हैं यदि ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आता है तो। मतलब ई पर हम पोटेंशियल निकाल कर और उसमें क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। इस तरह सॉल्व हो जाएगा इजीली। पर अब इनका सोल्यूशन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो डिटेल में यहाँ समझाया हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं कि इस तरह का सिस्टम जब हमको असेंबल करना होता है चार चार्जेस को किसी स्क्वायर के वर्टाइसिस पर, और हमें चाहिए होता है वर्क डन, तो इन स्टेप्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पहली स्टेप क्या होगी कि हम सिर्फ ये मानेंगे कि हमने प्लस क्यू को लाया इन्फिनिटी से और वर्टेक्स ए पर रखा। वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू टू ए। जब बाकी चार्जेस प्रेजेंट नहीं थे तब वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिपल्शन या अट्रैक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो जब हम बाकी तीनों चार्जेस बी, सी और डी पर जो प्लेस्ड हैं, उन चार्जेस की एब्सेंस में क्यू को लेकर आएंगे, जिसे हमें कहाँ रखना है, ए पर। तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू टू ए व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट एल्सवेयर, दिस इज जीरो। ये तो जीरो होगा। फिर जब ए को लाकर रख देंगे, उसके बाद यदि हम दूसरा चार्ज माइनस क्यू जैसे बी पर रखना है उसे लाएंगे, तब कैसे वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वर्क डन इस तरह फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी पर ड्यू टू क्यू जो ए पर रखा है, कितना है पोटेंशियल ए की वजह से, और उसमें इस चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस क्यू का। तो ए की प्रेजेंस में लोकेशन बी पर ये होगा पोटेंशियल इनटू माइनस क्यू, तो ये आ गया वर्क डन। अब ये दोनों प्रेजेंट हो गए हैं, ए पर भी चार्ज है, बी पर भी चार्ज है, और इस वाले चार्ज को कैरी करना है। तो सी पर पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए एंड बी, और उसमें प्लस क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर फाइनली क्या करना पड़ेगा हमको, ए बी सी तीनों प्रेजेंट होंगे, उनसे यहाँ पोटेंशियल निकाल कर माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह वर्क डन आएंगे इन चार स्टेप्स में। उन चारों को एडअप करने के बाद हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। आंसर इसी तरह का आने वाला है। The work done depends on the arrangement of the charges and not how they are assembled. By definition, this is total electrostatic energy of the charges. तो ये आपको आ गया होगा समझ में। अब जो सेकंड पार्ट था उसको तो उसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। Extra work necessary to bring a charge Q naught to point E when the four charges at A, B, C, D is Q naught into electrostatic potential at E due to चार्जेस एट ए बी सी एंड डी। और ये हमें कितना मिला था पोटेंशियल, जीरो। तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चार्ज टू पॉइंट ई। इस तरह से आंसर हो गया इसका। पर आपको यदि ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर जैसा मैंने आपसे कहा था उस तरह इसको सॉल्व करके जल्दी से और आपको आंसर निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन करेंगे अभी एग्जाम्पल 2.5 पार्ट ए। डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb and with no external field placed at minus 9 0 0 and plus 9 0 0 respectively। तो एक सिस्टम है 2 पॉइंट चार्जेस का और हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। और इन चार्जेस को साइन के साथ में सब्सटीट्यूट करते हैं। अब यहाँ जिस सिस्टम की बात हो रही है उसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उन्हें अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है। एक चार्ज 7 माइक्रोकूलम का, वो है कहाँ, -9 सेंटीमीटर पर, और दूसरा चार्ज है +9 सेंटीमीटर पर। कितना है वो, -2 माइक्रोकूलम। तो इसी फॉर्मूले को यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹। फिर Q1 Q2 चार्जेस का प्रोडक्ट, पर ये दोनों माइक्रोकूलम में है तो साइन के साथ सब्सटीट्यूट करेंगे, 7 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻12 क्योंकि दोनों माइक्रोकूलम में है। अपॉन सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर, तो मीटर में सब्सटीट्यूट करेंगे 0.18, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा -0.7 जूल। ये तो बहुत आसान है। फिर पूछा है पार्ट बी में, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये सिस्टम जैसा दिखाई दे रहा है, इसको असेंबल करने में
ये हुआ होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब इसी सिस्टम को करना है डिसेंबल, मतलब इन दोनों चार्जेस को ले जाना है इन्फिनिटी पर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा ये पता करना है। तो हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो रिगार्ड करते हैं, वो जीरो होती है, तभी ये सब फॉर्मूले आए हुए होते हैं। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और अभी कितनी है, जब 18 सेंटीमीटर पर ये प्लेस्ड है तो है -0.7 जूल। तो बस वो यहाँ रख देना है, जीरो माइनस माइनस 0.7 यानी 0.7 जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट बी का। तो ये दोनों पार्ट्स तो आसान है, सी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं। क्या बोला है पार्ट सी में, सपोज that the same system of charges is now placed in an external electric field. E is equals to A upon R square. A दे रखा है 9 into 10 to the power 5 न्यूटन per coulomb into meter square. What would be the electrostatic energy of the configuration B? तो जब ये चार्जेस दोनों 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 18 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड थे, तो उनकी जो इंटरेक्शन एनर्जी थी वो तो अभी भी उतनी ही रहेगी। The mutual interaction energy of the two charges remains unchanged. वो तो उतनी ही रहेगी -0.7 जूल। अब उस एनर्जी के अलावा, क्योंकि अभी ये चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन से भी इनके पास कुछ एनर्जी होगी। तो हमें इसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि 7 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस की फील्ड के वजह से एनर्जी कितनी है, वो टोटल निकालेंगे हम। और ये थी पहले की इंटरेक्शन एनर्जी उस सिस्टम के पास में, उसे इसमें ऐड करेंगे, तब हमको मिलेगी सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या कॉन्फ़िगरेशन की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आंसर आएगा 49.3 जूल। पर ये कैसे फाइंड करेंगे कि जब चार्ज Q1 पोजीशन R1 में रखा हुआ है तब उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ये पता करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। पहले निकालेंगे हम पोटेंशियल R1 की लोकेशन पर। पोटेंशियल कैसे आएगा, तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है ना, E डॉट डी आर, और लिमिट्स क्या होती हैं, इन्फिनिटी टू आर। आर होती है उस पॉइंट की, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन। इसे हमें सॉल्व करना है। और ये कितना होता है, तो ये होता है फाइनल पोटेंशियल लोकेशन आर पर माइनस वी इन्फिनिटी जो जीरो होता है, यानी इस तरह निकलेगा वी आर। और अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या सोचेंगे, फील्ड क्या दी हुई है हमें, ए अपॉन आर स्क्वायर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव रिगार्ड कर ली, इधर फील्ड एक्ट कर रही है। और अब पोटेंशियल निकालने के लिए हम किसको कैरी करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और वर्क डन किसका निकालते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का। तो जैसे यहाँ कंसिडर करें उसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो फील्ड का फोर्स तो इधर आ रहा होगा फील्ड की डायरेक्शन में, पर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होगा इधर, और उसे कैरी किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी ये है डी आर का डायरेक्शन। ये डी आर और ये एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स लगा है कितना लगेगा यूनिट चार्ज पर, वो ई के बराबर ही लगेगा। चार्ज यूनिट है इसलिए, क्यू चार्ज होता तो क्यू ई, यूनिट चार्ज इसलिए ई। तो ये है फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का, ये है डी आर। तो इनके बीच एंगल कितना है 180। उसके अलावा ये डी आर है डिक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में, इसलिए जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ई डी आर कॉस थीटा, तो ई तो ले लेते हैं ये ए अपॉन, क्या बोला है, ए अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू हमें दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। उसके बाद यहाँ आएगा माइनस डी आर, फिर आएगा कॉस 180। तो थोड़ी झंझट है, तो ए बाय आर स्क्वायर माइनस डी आर कॉस 180, फिर कॉस 180 -1 होता है तो माइनस हट गया, फिर माइनस ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है वो। 1 बाय आर स्क्वायर डी आर क्या होता है, -1 बाय आर। लिमिट्स क्या होंगी, इन्फिनिटी टू आर। तो फाइनली ये सॉल्व वॉल्व होकर आ गया ए बाय आर, मतलब पोटेंशियल आर की लोकेशन में कितना है, ए बाय आर।
तो उस लोकेशन पर जब चार्ज Q1 प्लेस्ड होगा तो पोटेंशियल मतलब वर्क डन ही है या इंटरेक्शन एनर्जी ही है। तो पोटेंशियल R1 पर का वो कितना होगा, पोटेंशियल A बाय आर, ये A और R कितना है 0.09, ये आ गया A बाय आर, और वहां चार्ज Q1 मतलब 7 माइक्रोकूलम रखा है, तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी 7 माइक्रोकूलम चार्ज की। इसी तरह -2 माइक्रोकूलम की ये आ जाएगी। ए की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁵, वो आगे रख देंगे, तो ये आ गई टोटल एनर्जी। अब पहले कितनी एनर्जी उसके पास ऑलरेडी थी, Q1 Q2 अपॉन आर विद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, ये सब सॉल्व करके हमने ये निकाला था -0.7 जूल। इनको भी सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू डालकर इसे कूलम में कन्वर्ट करके, 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ये सब आएगी एनर्जी। अब फील्ड में रखने की वजह से ये आई, और ये थी पहले की एनर्जी जो माइनस साइन के साथ थी, सबको ऐड करेंगे विद साइन, तो हमको ये आंसर मिलेगा। और ये वाला क्यों आ रहा है, सेकंड वाला जो टर्म है वो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो चार्ज नेगेटिव है, तो ये आंसर आएगा 49.3 जूल। तो ये डेरिवेशन नहीं भी करें तो इसको याद रखें कि हम वहाँ पोटेंशियल निकालेंगे उस लोकेशन पर, और Q1 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, और R2 लोकेशन पर का पोटेंशियल निकाल के Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइक्रोकूलम की निकल आएगी एनर्जी फील्ड की वजह से, और फिर उसे उसमें ऐड करेंगे पहले की जो इंटरेक्शन एनर्जी थी। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए।